हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट प्रैक्टिस सेट 9 लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो ध्यान रखिएगा, अरिहंत पब्लिकेशन का लेटेस्ट वाला बुक आपके सामने हाजिर है। इससे पहले इसका और भी क्लास दिया जा चुका है। जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, खास करके अगर आप एसएसटी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो आप प्ले लिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। अगर आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस चैनल से जुड़ ही जाइएगा। सीडीपी का भी क्लास यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, क्लास आगे कंटिन्यू रहेगा। सीडीपी देखना हो तो वह भी आप प्लेलिस्ट आकर के चेक करिएगा, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। कोशिश करिएगा इसी बार के एग्ज़ाम में आपका सीटेट क्लियर हो जाए। अगले दिसंबर का वेट नहीं करना है आपको, क्योंकि पैटर्न चेंज होने जा रहा है। हर क्लास में लगभग आपको ये बात बता ही दिया जा रहा है, ताकि आप थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाएँ काफ़ी अच्छे से। आगे आपकी मर्जी है ना, किस तरह से तैयारी करते हैं वो डिपेंड करेगा आप पे। तो आशा करेंगे कि आप तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके आप बताइएगा। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में निर्मित भवनों से संबंधित निम्न कथनों में से क्या असत्य है? बताइए। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कोई एक कथन है जो यहाँ पर गलत दिया गया है। पहला कह रहा है घर आमतौर पर 1 मंजिले या 2 मंजिले होते थे। सेकेंड कह रहा है घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। थर्ड कह रहा है घरों में स्नानागार एवं कुएं नहीं पाए गए हैं। और चौथा कह रहा है घरों का निर्माण कतारों में किया गया था। बताइए कौन सा कथन एक है जो गलत है? नंबर थर्ड पर ध्यान दीजिए, कह रहा है घरों में स्नानागार एवं कुएं नहीं पाए गए हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये गलत है, क्योंकि घर में स्नानागार और कुआं वहां पर हुआ करता था। इसीलिए नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है अपना, क्योंकि ये कथन गलत दिया हुआ है। नंबर 92 कह रहा है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करिए। यहाँ पर आपको मिलाना है। तो अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप क्लास को रोक लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको मिला के बता दिया जा रहा है, ध्यान देंगे। आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी घाटी जो था, नर्मदा घाटी, यहाँ पर सबसे पहला आपको आखेट और संग्रहण का प्रूफ मिलता है। ठीक है, ए का यहाँ पर 2 हो जाएगा सही जवाब। जैसा कि आपको हर बार कहते हैं, अगर एक आपको मिल जाता है तो आप पहले ऑप्शन पे आ जाइए। ए का 2 यहाँ पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पे दिया गया है, आंसर मिल गया, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। बी का हो जाता है मगध, मतलब पहला मगध क्या था, पहला बड़ा राज्य बना था, आपको पता है। गारो के लिए आपको क्या बताना होता है, गारो पहाड़ी में आरंभिक कृषि हुआ था और सिंधु और उसकी सहायक नदी के पास पहला नगर बसा था, है ना। एक भी ऑप्शन आपको ध्यान हुआ तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एकास्मिक मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? भीतरगांव का मंदिर, ओडिशा का मंदिर, भूमरा का मंदिर या फिर महाबलीपुरम का मंदिर? बताइए कौन सा ऐसा है जो एकास्मिक मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो याद रखिएगा भीतरगांव का मंदिर। ठीक है, भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। यहीं से आपको गुप्तकालीन मंदिर का अवशेष मिला है, यानी कि गुप्तकालीन वास्तुकला का एक अच्छा सा नमूना मिला है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, एकास्मिक मंदिर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, एकास्मिक पूछेगा तो आपको भीतरगांव याद रखना होगा। मान लीजिए जैसे नॉर्मली याद नहीं रहे, एकास्मिक मतलब एक के बारे में बात किया जा रहा है, तो एक आदमी कहाँ रहेगा, भीतर रहेगा गांव में, है ना। बाकी लोग कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं। एक लोग कहाँ रहेंगे, गांव में, आपको बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, कह रहा है कि नंद वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नंद वंश के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। पहला, इसकी स्थापना महापनंद ने ईसा पूर्व तीसरी सदी में किया था। सेकेंड कह रहा है कि बौद्ध साहित्य में घनानंद को पहला शासक बताया गया है। तीसरा कह रहा है कि नंदों के समय काशी, कुरु, पांचाल ये सभी स्वतंत्र राज्य थे। नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं कथन सत्य है। बताइए। देखिए, नंद वंश की स्थापना तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, जो कि आपका समय था 344 ईसा पूर्व का, ठीक है, इसी समय में किया गया था। महापनंद ने किया था शिशुनाग के नंदीवर्धन की हत्या करने के बाद। ये ध्यान रखिएगा आप। फिर आपको ये ध्यान रखना है, बौद्ध साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से
घनानंद, जिसे आप अंतिम सम्राट कहते हो नंद वंश का, इनकी हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। ठीक है, तो 94 का आपका जो पहला वाला है ना, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना महापनन ने ईसा पूर्व 3री सदी में किया था। ठीक है, यहाँ पे बौद्ध साहित्य में कह रहे घनानंद को पहला शासक बताया था। याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद, जो कि अंतिम सम्राट था, उसकी हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 कह रहे हैं निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? बताइए, चोल के बारे में आप क्या जानते हो, क्या विशेषता? कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, या फिर साम्राज्य का मंडल विभाजन? याद रखिएगा, चोल प्रशासन का अगर विशेषता पूछे तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, मतलब चोलों के समय में ना ग्रामीण जो प्रशासन हुआ करता था काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का रहता था। कब? चोल के समय में। याद रखना हो, याद नहीं हो तो आप ऐसे याद रखिए, चोल को ना आप चोर कर लीजिए। चोर, चोर समझिए कहाँ आता है ज़्यादा? गांव वाले एरिया में, बस याद रखेंगे इसे। नंबर 96 कह रहा है निम्नलिखित जनजातियों का उनके क्षेत्र जहाँ वे मूल रूप से रहते थे उसके साथ आपको मिलान करना है। खोखर कहाँ पर हुआ करता था? एक भी अगर आपको पता होगा तो आप सही मिला लेंगे। तो याद रखिएगा, खोखर खोखर कहाँ पर होता था? खोखर होता था पंजाब में। ठीक है, लंगाह और अरघुन जाति के लोग कहाँ रहते थे? ये रहते थे मुल्तान और सिंध में। यहाँ पे भी दो नाम दिया हुआ है, लंगाह और अरघुन, मुल्तान और सिंध, याद रखिएगा। बलोच लोग कहाँ रहते थे? बलोची उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में रहते थे बलोची। और गद्दी कहाँ पर होता था? ये होता था पश्चिमी हिमालय वाले एरिया में गद्दी। ठीक है, इस तरह से सही जवाब आप मिला लीजिएगा, क्या होगा? पहला होना चाहिए। 97 पर आइए। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण क्या था? मुल्तान था, भटिंडा था, अनहिलवाड़ा था, या फिर उच्च था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ना विवाद का मूल कारण मोहम्मद गोरी की शासन विस्तार और धर्म विस्तार नीति की वजह से ऐसा था। मोहम्मद गोरी के द्वारा भटिंडा, जिसे आप ताबर हिंद के भी नाम से जानते हो, ताबर हिंद क्षेत्र को मतलब पर विस्तार करने के लिए पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण भटिंडा यानी कि ताबर हिंद था। नंबर 98 कह रहा है कि 29 मार्च 1857 को बताइए कहाँ के मतलब कौन से सैनिक थे और किस छावनी में अपने अफसर के विरुद्ध विद्रोह किया था? परिणाम स्वरूप उसे फांसी पर लटका दिया गया था। तो यहाँ पे खैर आपको टाइम तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, होना चाहिए, देना चाहिए, है ना। मंगल पांडे थे वे हमारे, और बैरकपुर छावनी था। सेकेंड राइट आंसर है। क्या है जो सत्य नहीं है इन सब में से? पहला, मेवाड़ राज्य की स्थापना हमीर देव ने किया था। सेकेंड कह रहा है कि राणा कुंभा महान भवन निर्माता था। तीसरा कह रहा है कि राणा सांगा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। बताइए यहाँ पर कौन सा एक ऐसा बात है जो सही नहीं आपको दिख रहा है? तो देखिए, मेवाड़ राज्य की स्थापना हमीर देव ने किया था, राणा कुंभा महान भवन निर्माता था, राणा सांगा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, गलत है। चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है ना, उसका निर्माण राणा सांगा ने नहीं, राणा कुंभा ने किया था। याद रहेगा ना, याद रखिएगा, किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो देते चलिएगा। 99 के बाद आते हैं नंबर 100 पर। कह रहा है औरंगजेब ने भवनों का निर्माण सीमित मात्रा में ही करवाया क्योंकि उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, वह मित व्ययी था, या फिर उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करना पड़ा था। बताइए क्या होगा यहाँ पर सही जवाब? तो देखिए, औरंगजेब ने ना भवन का निर्माण मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करवाया क्योंकि औरंगजेब को ना काफ़ी ज़्यादा युद्ध करना पड़ रहा था। याद रखिएगा, ठीक है, औरंगजेब को काफ़ी ज़्यादा युद्ध करना पड़ा था।
बीजापुर, गोलकुंडा, मराठा, इन सब से हुआ था। जाट से, सिख से, सतनामी हुआ था, राजपूत विद्रोह हुआ था, सब इन्हीं के समय में हुआ था। नंबर 101 कह रहा है भारत की संसद में शामिल है क्या? खुद से पढ़िए, बताइए जवाब। यहाँ पे आपको टिक करना होगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर मिलते हैं तब बनता है ये, ठीक है। नंबर 101 हो गया। 102 पर आते हैं। इससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आपको और भी क्लास देखना हो तो प्लेलिस्ट वगैरह आकर तो आप चेक कर ही लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपके जान पहचान में अगर कोई ऐसे मित्र हो जो सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ उनके पास इस वाले वीडियो का लिंक भेज ही दीजिएगा, आपसे इतना आशा रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? बताइए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? गोवलकर साहब थे, वीडी सावरकर थे, आचार्य कृपलानी थे या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको यहाँ पे याद रखना होता है, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अलावा प्रोफेसर बलराज भी थे और दीनदयाल उपाध्याय भी थे, आप यह भी नाम याद रख सकते हो, ठीक है। नंबर 4 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, कब हुआ था ये आपको पता है ना? 1938 में हुआ था। किस कारण से एक मील का पत्थर साबित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में होता है। कह रहा है कि यह एक मतलब ऐसा योजना के विचार को आरंभ करने हेतु था, यह एक योजना आयोग के बारे में कहिए। कहने का मतलब है कि एक योजना आयोग के विचार को आरंभ करने हेतु था, कांग्रेस द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकृत करने हेतु था, जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री अभिषिक्त करने हेतु था, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के लिए था। क्या इसमें खास हुआ था? तो यहाँ पर आपको याद रखना होता है एक योजना आयोग के विचार को आरंभ करने हेतु रहा था। जो यहाँ पे आप कुछ बात और याद रख सकते हो जो आपके एग्जाम में यानी कि कंपटीशन वाले एग्जाम में भी काम आएगा। 51 यानी कि 91वां अधिवेशन था यह कांग्रेस का, 1938 में हुआ था, याद रखिएगा। अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और क्या था? एक योजना आयोग के विचार को आरंभ करने हेतु शुरू हुआ था, ये काम हुआ था। यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था? अंग्रेजी शिक्षा की प्रगति के लिए आया था साइमन कमीशन, सामाजिक सुधार के लिए, द्विशासन के क्रियाकलाप के लिए, या फिर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आया था? अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा साइमन कमीशन के बारे में तो आपको पता होगा कि द्विशासन के क्रियाकलाप के लिए था। क्या था? द्विशासन के क्रियाकलाप के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था और ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, साथ में मौलाना आज़ाद थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद थे, या फिर आचार्य जेबी कृपलानी थे, साथ ही साथ शिव राजगोपालाचारी थे, या फिर महात्मा गांधी और सरदार पटेल थे? बताइए, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पूछा है यहाँ पर। नंबर पहला यहाँ पर सही जवाब हो जाता है पंडित नेहरू, साथ में मौलाना आज़ाद साहब, ये दोनों व्यक्ति रहे थे। संविधान निर्माण से संबंधित था क्रिप्स मिशन, यह भी ध्यान रखिएगा। 1942 का वह ईस्वी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए नंबर 106 पे। कह रहे हैं कि भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होता है। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि एकल और एकीकृत न्याय प्रणाली है, या फिर न्यायपालिका संविधान के दो भाषिया के रूप में है, या फिर मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में है, या फिर खुला परीक्षण है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। भारत में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालत पर बाध्यकारी होता है। क्यों? क्योंकि एकल और एकीकृत न्याय प्रणाली अपने देश में है, ठीक है। नंबर 1 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन अपनी आवाज़ उठाता है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है? क्या है? कानून और दिशा निर्देश, जानकारी और जागरूकता, सार्वजनिक रैली और प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञापन और हिमायत। बताइए। देखिए, महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन अपनी आवाज़ उठाता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कहिए कि अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है? तो कानून और दिशा निर्देश हो जाएगा नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। इससे क्या होता है, बहुत हद तक महिलाओं के खिलाफ हो रहे जो प्रॉब्लम होता है, उल्लंघन होता है नियम कानून, उस पर आवाज़ उठाता है और वे रुकता है। नंबर 108 करेक्ट। पवनों द्वारा अनेक अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। निम्न में से कौन पवन द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है? यारडांग, प्लाया, इंसेलबर्ग या फिर छत्रक। बताइए यहाँ पर क्या होगा 108 में, क्या होगा सही जवाब? तो प्लाया यहाँ पर स्थलाकृति नहीं होता है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लीजिएगा, इसे ज़रूर आपको याद करना पड़ेगा। पवन के द्वारा बहुत तरह का स्थलाकृति बनाया जाता है, जिसमें कि आपको यारडांग बनता है, इंसेलबर्ग बनता है, छत्रक बनता है। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहो तो एक होता है जियोजेन, ये बनता है। ट्राई कांटर जालीदार एक होता है, वो बनता है। ये सब नाम है, मतलब पवन जब चलती है ना कहीं पे, तो पहाड़ हो, नदी, वो जो बर्फ़ का वो होता है, टीला होता है, उस सब को ना डैमेज करता है, किसी ना किसी एक पॉइंट पे तोड़ देता है थोड़ा सा। उसी के बारे में आप समझिए ना, स्थलाकृति बन जाता है। आपने बुक में ज़रूर देखा होगा, मोरेन वगैरह कभी कोई पहाड़ ही है ऐसे ऐसे हो जाना, हवा की वजह से कट जाना, या फिर कोई पहाड़ पहले मानिए ऐसे था, इस तरीके से था, यहाँ से इधर से हवा बहते बहते इस एरिया को डैमेज करके कुछ अलग शेप बना देता है, इधर से हवा चल के इसको डैमेज करके कुछ अलग शेप बना देता है। तो उसे ही आप उसी के बारे में कहा जा रहा है। पवन के द्वारा यारडांग, इंसेलबर्ग, छत्रक बनता है, प्लाया नहीं बनता है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर यह वाला सवाल आता है ना, सेम सवाल इसी तरह से ऑप्शन के साथ आएगा और ये वाला ऑप्शन भी यहीं पे रहेगा, मतलब नहीं के बराबर चांस होता है कि ऑप्शन को इधर उधर करे, सेम टू सेम सवाल को उठाया जाता है। तो प्लाया को बस याद रखिएगा। ऋतु प्रवास के बारे में निम्न में से विचार करें कथन पर। पहला कह रहा है कि लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि ऋतु प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का उदाहरण है। तीसरा कह रहा है कि ऋतु प्रवास के दौरान लोग यातायात के उच्च विकसित साधनों का प्रयोग करते हैं। बताइए क्या होगा सही जवाब? तो देखिए, लोग मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं, लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं, सही है। ऋतु प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में ऐसा नहीं है, कहीं भी जा सकता है, शहर से ग्रामीण में भी आ सकता है, गलत है ये। ऋतु प्रवास के दौरान लोग यातायात के उच्च विकसित साधन का, यानी कि उच्च विकसित साधन यानी कि एरोप्लेन का यूज करता है। क्या ज़रूरी है एरोप्लेन का करे, बुलेट ट्रेन का करे, या फिर जो तेजस वगैरह चल रहा था, वंदे भारत चल रहा था उसका करे? नहीं, पैदल करते हैं लोग, तो यह भी गलत है, पहला वाला बस सही है। चलिए 3 कथन यहाँ पर दिया गया है, तीनों को मिलाना है। कह रहा है ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। सेकेंड कह रहा है वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। तीसरा कह रहा है वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे कम होता है। कौन सा सही है बताइए? कोई 2 कथन सत्य है, बताना है। तो देखिए, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, बिल्कुल आती है। और वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे कम होता है, यह भी सही है। लेकिन ये वाला कथन गलत है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे कम होता है, यह भी सही है। पहला तीसरा सही है, नंबर 3 को टिक करेंगे। हिमालय एवं गिरिपात के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। किस संदर्भ में? हिमालय एवं गिरिपात के सहारे भूकंप की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। तो प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में, प्लेट के अभिसरण के संदर्भ में, हिमालय की युवावस्था के संदर्भ में, या फिर कमजोर चट्टानों के संदर्भ में? बताइए यहाँ पर क्या होगा सही जवाब? देखिए, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत के तहत ना 3 प्रकार की सीमा, जिसमें कि आपका अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा और संरक्षित सीमा आता है। आपको याद रखना होता है कि अभिसारी सीमा के संदर्भ में ही ना आप ये ध्यान रखिएगा कि हिमालय और गिरिपात के सहारे भूकंप की व्याख्या की जाती है। किसके?
तो हिमालय आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है, ठीक है। नंबर 111 का आपको कहने का मतलब जो पहला वाला है ना, ये टिक करना है। प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत के तहत ही 3 प्रकार का सीमा, कौन कौन सा, अपसारी, अभिसारी और संरक्षी सीमा के बारे में दिया गया है। किसके तहत? प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ के तहत ही दिया गया है। पहला आपको टिक करना है। जो लोग पहले से जुड़े हो उनको पता होगा, शायद हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड से चिड़िया वगैरह का साउंड सुनाई दे, है ना, बर्ड्स का साउंड सुनाई दे, तो उसे इग्नोर करते चलिएगा। क्योंकि आज के डेट में अभी जब आप क्लास देख रहे हो तो गांव में घर में क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आपको पता है गांव घर का माहौल ही कुछ सुहावना होता है ना, चिड़िया हो, इंसान हो, गाय हो, कुत्ता हो, सब साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 कह रहा है, मिलाना है यहाँ पर, ठीक है। सहायक नदी और मुख्य नदी कौन कौन सा है? चंबल किसका सहायक नदी है? तो चंबल के लिए आपको बताना होता है यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। 1 का 2 कहाँ पे है? ऑप्शन मिलाइए। देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लीजिए आंसर सामने है। बी का 1 सोन कहाँ? गंगा। और मानस कहाँ? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। हर बार कहते हैं बस एक ऑप्शन अगर आपको मिल जाता है तो वहाँ से आप, मतलब एक अगर आपका मैच हो जाता है तो ऑप्शन पर दौड़ के चले जाइए, आंसर आपके सामने होगा। अभिकथन कह रहा है सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्र करती है। लग तो रहा है बिल्कुल सही बात है, करती ही है ना। सरकार विशेष रूप से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती है जिन्हें वे बाजार से खुद नहीं खरीद सकते, यह भी सही है। जैसे स्वास्थ्य देखभाल, बिल्कुल ठीक है। तर्क, अभिकथन और तर्क दोनों सही है। यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन अगर कहीं है तो टिक करेंगे। नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है भारतीय कृषि में 2 महत्वपूर्ण निर्णायक कृषि आदान जिनका अत्यंत विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए, वे क्या हैं? मतलब भारतीय कृषि में 2 ऐसा चीज़, इन सब में से क्या है जिसका कि सही तरीके से यूज होना चाहिए? मिट्टी और श्रम, बीज और उर्वरक, मिट्टी और जल, उर्वरक और पौधे संग्रह सामग्री। नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी और जल बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय कृषि में ये दोनों काफ़ी निर्णायक होते हैं, मिट्टी और जल। इसका सही से विवेकपूर्ण ढंग से यूज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? किसका? मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण कह रहा है कि नहीं है। पहला, बिहार के मजदूर खेतों पर काम करने पंजाब जाते हैं। दूसरा, ईसाई मिशनों से मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित की। पुरुष और महिला सरकारी कर्मचारियों को समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। या फिर पैतृक संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिल जाती है। मौलिक अधिकार के तहत क्या नहीं आता है? मौलिक अधिकार के तहत ना ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ना, ईसाई मिशनों से मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित की, ये वाला सही जवाब हो जाएगा नंबर 2। ये मौलिक अधिकार के तहत नहीं आएगा। मौलिक अधिकार पता है ना, संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर के 35 तक में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला, यह शीर्ष बैंक है। हाँ है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। बिल्कुल करता है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण देता है। ये तो गलत है ना, ये तो ऋण देता ही नहीं है किसी इस व्यक्ति को। यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षक करता है। बिल्कुल सही है। तीसरा यहाँ पे असत्य है, राइट आंसर मिल गया। किसी देश की वास्तविक आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड है उसका सकल घरेलू उत्पाद, उसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, उसका निवल घरेलू उत्पाद या उसका निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होगा सही बताइए? तो उसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है ना, ये आर्थिक समृद्धि का सबसे बेस्ट मानदंड होता है, उसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, है ना। थोड़ा सा सोचेंगे आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। कह रहे कि भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है क्या? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामले पर परामर्श देना, संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियमों का विनिधान करना। तो आपको पता है वित्त आयोग दिया हुआ है कितने में? 280 में। अनुच्छेद 280 में हम लोगों का क्या है? वित्त आयोग का चर्चा है। नंबर पहला, केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का वितरण करना किसका काम होता है? तो वित्त आयोग का होता है।
चलिए बताइए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करना होना चाहिए, या फिर शिक्षा के द्वारा मस्तिष्क व आत्मा का उचित विकास होना चाहिए, या फिर अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपाहिज बना दिया है, यह कथन होगा, या फिर चारों यहाँ पर सही होना है। तो ये टिक करेंगे, क्या होगा सही। तो नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करना होना चाहिए, शिक्षा के द्वारा मस्तिष्क व आत्मा का उचित विकास हो, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपाहिज बना दिया है, यह भी सही है। चलिए यहाँ पे निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। नंबर पहला कह रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। सेकेंड कह रहा है ताप कटिबंध का वर्गीकरण देशांतर के आधार पर किया जाता है। तीसरा कह रहा है शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और कम ताप देती है। यहाँ तो खैर आपको टाइम चाहिए, थोड़ा सा सोचिए क्या होगा सही। देखिए समझिएगा, शीत कहिए या फिर शीतोष्ण कटिबंध कहिए, ये ना 45 से लेकर के 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में होता है, ठीक है। सूर्य का किरण यहाँ पर नहीं के बराबर चमकता है, यहाँ पर ताप हमेशा कम रहता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा जो पहला वाला है, यहाँ देखिए, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे शीतोष्ण नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उष्ण कटिबंध कहते हैं उस वाले एरिया को, ठीक है। ताप कटिबंध का वर्गीकरण यहाँ पर पूछा है। ताप कटिबंध का वर्गीकरण देशांतर के आधार पर नहीं, देशांतर के आधार पर दिन का वेव होता है, व्याख्या होता है, ठीक है। ताप कटिबंध का वर्गीकरण अक्षांश के आधार पर होता है। किसके? अक्षांश के आधार पर होता है, देशांतर पर नहीं होता है, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन पहला जो तीसरा वाला ऑप्शन है ना, ये सही है। केवल 3 टिक करेंगे क्योंकि शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा कम ताप देती है। कहाँ पे? इस एरिया के बारे में आपको कहा जा रहा है। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने के संबंध में निम्न 2 कथनों पर विचार करिए। पहला, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है। दूसरा कह रहा है पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। बताइए। पहला, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है। हाँ, झुका हुआ है। सेकेंड कह रहा है पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है, दोनों कथन सत्य है। बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और उनके शोषण, नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। यह कहाँ पर दर्शाता है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या फिर प्रस्तावना में? तो यहाँ पे आपको टिक करना है 122 का। क्या टिक करेंगे? नंबर सेकेंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आपको ध्यान रखना है बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और उनके शोषण, नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ठीक है, कहाँ पर यह है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। स्थानीय शासन को मजबूत आधार प्रदान करता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकार भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री। स्थानीय शासन को मजबूत आधार प्रदान करता है। कौन करता है? 73वां और 74वां संविधान संशोधन, अगर आपको ध्यान हो तो 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है। क्यों? पहला कह रहा है संविधान में मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंबित होना चाहिए। सेकेंड कह रहा है कि हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए। तीसरा कह रहा है किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय पश्चात अप्रासंगिक हो जाता है, या फिर परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। क्या होगा सही?
आशा है कि आपको जवाब मिल गया होगा। नंबर 4, संविधान में समय पर संशोधन करना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति यानी कंडीशन बदलने पर संविधान में जो उचित संशोधन हो वो करना चाहिए। नंबर 125 करेक्ट। निम्न कथनों में से कौन सा एक सैनिक असंतोष की मुख्य वजह नहीं था? काफ़ी लंबा चौड़ा ऑप्शन दिख रहा होगा, सबको एक बार पढ़िए, देखिए आपको हंसते खेलते आपका जवाब मिलेगा, बस पढ़िए अच्छे से। करेक्ट, चर्बी वाले कारतूसों की वजह से सैनिक असंतोष से भरे थे। सेकेंड कह रहे हैं लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित सामान्य सेवा अधिनियम, जो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम था, इसके अंतर्गत सैनिकों से सरकार जहां चाहे वहां कार्य करवा सकती थी। ठीक है। 1854 में डाक अधिनियम में सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया था। या फिर सैनिकों को समुद्र पार युद्ध के लिए भेजा जाता था, जिससे वे बहुत खुश थे। मिल गया ना जवाब, बहुत खुश थे? नहीं, धर्म भ्रष्ट होने का डर रहता था उनको, है ना। लोग उनको कहिए कि समाज से बहिष्कार करके बाहर निकाल देते, बॉयकॉट कर देते थे उनका। नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब है। कह रहे कि मैसूर युद्ध से संबंधित कौन सा एक कथन है जो गलत है? मैसूर युद्ध, पहला कह रहे मैसूर का पहला युद्ध जो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। मैसूर का पहला युद्ध हैदर अली और अंग्रेज के बीच में होता है, मद्रास की संधि से समाप्त होता है। सेकेंड, मैसूर के दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु के बाद युद्ध की कमान टीपू सुल्तान ने संभाली एवं मैसूर का उत्तराधिकारी बन गया था। थर्ड कह रहा है मैसूर का तृतीय जो युद्ध है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कॉर्नवालिस ने किया था। बिल्कुल, यह भी सही है। मैसूर के चतुर्थ युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया और शेर की उपाधि ली। गलत है, वो मारा गया था। नंबर 4 गलत है। कह रहा है लघु चित्रकारी की जिस शैली में ठंडे और नीले हरे रंगों को नॉर्मली यूज किया जाता है वह कहाँ आपको मिलता है? बसोहली में, कांगड़ा में, बूंदी में, भित्ति चित्र शैली में। सवाल कह रहा है लघु चित्रकारी की जिस शैली में ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों एवं विषयों का काव्यात्मक निरूपण मिलता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कांगड़ा शैली। नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। क्या नाम है उसका? कांगड़ा शैली आपको बताना है। कपास की फसल के बारे में क्या यहाँ पर सही है? कपास याद करिए कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा। कह रहा है कि इसे 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। सेकेंड कह रहा है कि इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। थर्ड कह रहा है कि इसे बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। बताइए क्या होगा सही? तो देखिए पहला कह रहा है ना इसे 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। हाँ होती है। इसे कह रहा है भारी वर्षा की ज़रूरत होती है। नहीं भाई, भारी वर्षा नहीं चाहिए होता है इसे, ठीक है। इसे भारी वर्षा नहीं चाहिए, इसे ना बस 75 से 100 सेमी तक की वर्षा की ज़रूरत होती है। और बलुई मिट्टी में होगा? नहीं भाई, काली में होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, याद करिए किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पे काली मिट्टी हो जाएगा। पहला वाला बस सही है, नंबर 1 टिक करना है यहाँ पर। कह रहे कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा ही हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है के कारण उपरोक्त दीक्षा किसने दिया है? महावीर दिए थे, ऋषभदेव दिए थे, गौतम बुद्ध दिए थे, या फिर शंकराचार्य का ये बात है? ये गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 130 बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। यह सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, जवाब पता होगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है कि संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपन घर में रहते थे। उन्हें एक निश्चित समय में शहरों तथा गाँवों में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी। संघ में प्रवेश करने के लिए दास को स्वामी की अनुमति की जरूरत नहीं होती थी। संघ में प्रवेश के लिए एक स्त्री को अपने पति से अनुमति नहीं लेनी होती थी। क्या यहाँ पर कथन है जो एक सही है? बाद बाकी 3 कथन गलत है। सोचिए और राइट आंसर कमेंट करिए। आइए 131 पर लद्दाख के बारे में कथन पर आपको बताना है क्या सही है। कह रहे लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः मवेशी चराने पर निर्भर रहते हैं।
सेकेंड कह रहा है कि इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है फिर भी जमीन यानी कि धरती कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए, लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए नॉर्मली मवेशी चराने पर निर्भर रहता है। वनस्पतिहीन एरिया है क्योंकि शुष्क मौसम होता है। जानवरों के लिए घास और छोटी छोटी झाड़ियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं। कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, ये वाला तर्क गलत है। ए सही है, आर गलत है। 131 का थर्ड यहाँ पर सही जवाब है। यहाँ पर आपको विचार करके बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में सही क्रम में बताना है क्या सही होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं चाहते हैं कि बर्बाद हो, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको खुद से सोचना हो तभी आप वीडियो को रोक लीजिए। कह रहा है कि जीनिंग मिलें रुई को साफ करती है तथा उनके गट्ठर बनाती है। ये सही बात है, नंबर 1 में यही होगा। फिर बुनकर कपड़ा तैयार करके लाता है, यह भी सही है। सूत काटने वाली मिल रुई खरीदता है और सूत के व्यापारी को सूत बेच देता है। तीसरा सही है। यहाँ पे सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं, यह भी सही है। चौथा वाला भी सही है, यानी कि नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा क्योंकि सभी यहाँ पे सही से मिला हुआ है। निम्नलिखित कथन में बताना है कि महरौली, जो कि दिल्ली में जो आपका वो लोहा वाला एक है ना स्तंभ, उसके बारे में बताना है क्या सही है। देखिए, महरौली यानी कि दिल्ली स्थित जो लौह स्तंभ है, ये ना लगभग 7.8 मीटर का है। ठीक है, यहाँ पे सही है। कुतुब मीनार के पास ये है, यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ 1800 साल पहले बना था, तो बस यही गलत है। 1600 साल पहले बना था ये। इसमें जंग नहीं लगता, आपको ये पता होगा। कहा जाता है फास्फोरस की मात्रा इसमें ज़्यादा है। ठीक है, वजन 3 टन के बराबर है, बिल्कुल है। लोहे से बना है, बिल्कुल है। तीसरा कथन गलत है। ऑप्शन किस तरह से है, तो देखिए तीसरा कहाँ गलत है, ये लीजिए, तीसरा यहाँ पर गलत है। बस इसी को पकड़िए, तीसरा गलत है। पहला, दूसरा, चौथा सही है। मिल गया आंसर। कह रहा है कि मुगलों के अधीन वास्तु विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देगा। यहां पे कह रहा है, बताइए क्या होगा सही जवाब। कह रहे हैं कि मुगलों के अधीन वास्तु विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देता है। पहला, मुगल शासकों ने स्मारकों के निर्माण के लिए सामग्री कैसे क्रय किया। भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया। आलोचनात्मक सोच कह रहा है मुगल वास्तुकला और पारसी वास्तुकला के बीच क्या समानताएं हैं। शाहजहां की वास्तुकला उपलब्धियां कौन सी हैं। तो यहाँ पे नंबर सेकेंड, भारत में मौजूद वास्तुकला एक हो गया। मुगल ने कैसे इसमें योगदान दिया, ये वाला जो कथन है आलोचनात्मक सोच कौशल को ये बढ़ावा देगा। नंबर सेकेंड यहाँ पे सही है। मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त शब्द है जिसमें मैनू का क्या अर्थ होता था। मनुष्य, हाथ या फिर हस्त, या फिर लेख, या फिर बुद्धि। लैटिन भाषा से है, मैनू का अर्थ होता है हस्त या फिर हाथ कहिए। नंबर सेकेंड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक अध्ययन शिक्षण के कौशल संबंधी उद्देश्य से संबंधित है। पहला, छात्रों में सामाजिक पदों तथा अवधारणाओं की समझ विकसित करना। छात्रों को सामाजिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्रदान करना। छात्रों में सामाजिक घटनाओं के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। छात्रों में मानचित्र, चार्ट, ग्राफ बनाने तथा मुद्रित और चित्रात्मक सामग्री को पढ़ने की कुशलता का विकास करना। बताइए क्या होगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के कौशल संबंधी उद्देश्य से संबंधित क्या है यहाँ पर। यहाँ पे छात्रों में मानचित्र, चार्ट, ग्राफ, ये सब मुद्रित और चित्रात्मक सामग्री को पढ़ने की कुशलता का विकास करना होता है। कौशल संबंधी उद्देश्य यही होता है। एक शिक्षक को कक्षा कक्ष गतिविधि के अंतर्गत अपने छात्रों को समस्या समाधान का अवसर क्यों देना चाहिए। शिक्षक को ना क्लास में बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो कहिए कि अपॉर्चुनिटी है, मौका है, क्यों देना चाहिए। इससे छात्रों पर
से पाबंदी हट जाती है, या फिर छात्र को आत्म प्रदर्शन का अवसर मिलता है, या फिर छात्र निरंकुश होकर स्वतंत्र व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, या फिर समस्या समाधान के अवसर देने से छात्र तथ्यों का विश्लेषण एवं आलोचना आदि करके निष्कर्ष निकालना सीख लेते हैं। क्या होगा सही? 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। समस्या समाधान के अवसर देने से छात्र तथ्यों का विश्लेषण और आलोचनात्मक जो निष्कर्ष वगैरह होता है निकालना ये सीख लेता है। कह रहा है कि इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को बाबर के शासनकाल के दौरान हुए विभिन्न युद्धों के बारे में पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत होगा? बाबर के बारे में पढ़ाना हो, प्राथमिक स्रोत क्या होगा आपके सामने बताइए। बाबरनामा या बाबर के संस्मरण, या फिर एक संग्रहालय जहां बाबर के शासनकाल में लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों और सामानों का संग्रह है, या फिर रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ मुगल राजाओं पर एलेक्स रथरफोर्ड द्वारा लिखी एक किताब, या फिर सोम प्रकाश वर्मा की द इलस्ट्रेटेड बाबरनामा आपका काम आएगा। बताइए क्या यहाँ पे सही जवाब होगा? तो सोम प्रकाश वर्मा की द इलस्ट्रेटेड बाबरनामा सही जवाब आपको टिक करना होगा। इसमें ना काफ़ी सारा फैक्ट, काफ़ी सारा पिक्चर जो है, चित्र है, वो सब दिया गया है, दिखाया गया है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको ये यूज करना पड़ेगा। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत के आधार पर हुआ? सामाजिक विज्ञान के विषयों का समन्वित ज्ञान कराने हेतु सामाजिक समझौते का सिद्धांत, आर्थिक समझौते का सिद्धांत, या फिर सांस्कृतिक समझौते का सिद्धांत? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो आशा है कि आपको जवाब मिल गया होगा। सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत के आधार पर हुआ पूछे, सामाजिक विज्ञान के विषयों को यानी कि सामाजिक विज्ञान के विषयों का समन्वित ज्ञान कराने हेतु हुआ था। नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत के आधार पर हुआ था? सामाजिक विज्ञान के विषयों का समन्वित ज्ञान कराने हेतु। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिए जैसे इस तरह का सवाल आता है ना, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है कोई सवाल का जवाब, मतलब बिल्कुल नहीं पता है, तब आपको कह रहे हैं कोशिश करिएगा वहाँ पर उस सवाल में ज़्यादा किसी भी ऑप्शन को अगर एक्सप्लेन किया गया है, ज़्यादा एलोबरेट किया गया है, ज़्यादा फैला करके ज़्यादा लंबा चौड़ा बात उसमें लिखा गया है, और वहाँ से आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आ रहा है, आप समझिएगा कि वही आपका ऑप्शन होगा। सीटेट के लिए खास करके सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव के सिद्धांत के आधार पर हुआ है, सभी सिद्धांत आपको यहाँ पे सही लगेंगे, लेकिन सामाजिक विज्ञान के विषयों का समन्वित ज्ञान कराने हेतु, देखिए यहाँ पे लंबा चौड़ा ऑप्शन है, आपको यही टिक करना है। जहाँ बिल्कुल नहीं पता होगा वहाँ कह रहे हैं काफ़ी लंबा ऑप्शन जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन हो, और जहाँ पर उस वाले ऑप्शन से पॉजिटिव फीलिंग्स आता हो, नेगेटिव नहीं, तो वही टिक करेंगे आप। कह रहे क्या कि कक्षा का एक छात्र कहता है कि प्राचीन भारत में नगर प्रमुख मंदिरों के आसपास विकसित हुए, जैसे कि तमिलनाडु में मदुरई और तंजावुर। यह कथन कहते समय निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है बच्चा? आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, कारण प्रभाव, या फिर लघु कारक तर्क? इसे कहते हैं निगमनात्मक तर्क, ठीक है, क्या कहते हैं? निगमनात्मक तर्क उसे कहते हैं। देखिए वैसा तर्क जहां से एक या अधिक, आप ऐसे समझिए कि नॉर्मली फैक्ट पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। यहाँ पे देखिए प्राचीन भारत में नगर प्रमुख मंदिर के आसपास विकसित हुए, जैसे कि तमिलनाडु में मदुरई और तंजावुर। इस तरह का अगर सेंस आता है तो उसे आप लोग क्या टिक करके आएंगे? निगमनात्मक तर्क कहेंगे। 141 कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से भारतीय मीडिया में महिलाओं का चित्रण विषय पर बातचीत करना चाहती है, निम्न में से कौन सी युक्ति या युक्तियां सबसे उपयुक्त होगा? कई समाचार पत्रों के विज्ञापनों पर चर्चा करना, एक स्थानीय नेता का साक्षात्कार लेना, कोलाज बनाना और कक्षा में उसे प्रदर्शित यानी कि प्रेजेंटेशन कराना। क्या होगा सही? क्या कह रहा है?
आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। राइट आंसर, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से भारतीय मीडिया में महिलाओं का चित्रण विषय पर बातचीत करना चाहती है। तो कई समाचार पत्रों के विज्ञापन पर चर्चा करना पड़ेगा उनको। एक स्थानीय नेता का साक्षात्कार क्यों लेंगे भाई? कोलाज बनाना और कक्षा में उसे प्रदर्शित करना, यह भी सही हो जाएगा। पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। इतिहास के द्वारा छात्रों को ज्ञान का भंडार प्रदान किया जाता है। यह कथन है किसका? इतिहास के द्वारा छात्रों को ज्ञान का भंडार। यहाँ पे हो जाएगा नंबर 4, ग्रांट रॉबर्टसन का। ऐसे याद रखिएगा, इतिहास के द्वारा छात्र को ज्ञान का भंडार। ज्ञान का भंडार आप किसको देना चाहेंगे? आप अपने बच्चों को, सन को। निम्न में से कौन सा सिद्धांत डाल्टन प्लान विधि से संबंधित नहीं है? सहकारिता का उन्नयन, चरित्र निर्माण का सिद्धांत, व्यक्तिवाद का सिद्धांत या फिर स्वतंत्रता का सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत डाल्टन प्लान विधि से संबंधित नहीं है? तो डाल्टन प्लान विधि से ना सहकारिता का उन्नयन है, व्यक्तिवाद का सिद्धांत है, चरित्र निर्माण का सिद्धांत है, स्वतंत्रता का सिद्धांत नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से क्या मूल्यांकन का उद्देश्य है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाना होना चाहिए, छात्रों का वर्गीकरण अथवा श्रेणी निर्धारण करना चाहिए, या फिर प्रयोजन के अनुसार चयन करना होना चाहिए। 144 का क्या होगा सही जवाब? तो मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाना, छात्रों का वर्गीकरण अथवा श्रेणी निर्धारण करना, प्रयोजन के अनुसार चयन करना, सभी होगा। नंबर 4 आपको यहाँ पर टिक करना है। निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चर्चा विधि का उद्देश्य है? छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, छात्रों में स्वयं पढ़ने लिखने की भावना का विकास करना, छात्रों को विकास के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए प्रेरित करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चर्चा विधि का उद्देश्य है? तो छात्रों में स्वयं पढ़ने समझने की भावना का विकास करना, ये होना चाहिए। ठीक है, नंबर 146 कह रहे हैं कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन विषय की शिक्षिका अपनी कक्षा के दौरान शिक्षार्थियों को निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के दौरान सबसे पहला जो घटक है वो क्या अपनाएंगी? फिर से समझिए, कह रहे हैं कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन विषय की शिक्षिका अपनी कक्षा के दौरान शिक्षार्थियों को निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के दौरान सबसे पहला घटक क्या अपनाना चाहेंगे? शिक्षार्थी को कठिनाई विशेष की पहचान करवाएंगे आप, या फिर पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री दे देंगे, चर्चा के लिए अनेक अवसर देंगे, या फिर शिक्षार्थियों की गलती को तुरंत सुधारेंगे आप? सवाल है कि सबसे पहला घटक क्या होना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहला घटक, पहले भी यह सवाल एक तरह से आ चुका था, शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान कराना होगा, है ना। नंबर 1 सही जवाब यहाँ पे 146 का होगा। कह रहे छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन उपयोगी होगा? छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित कराने के लिए कौन सा संसाधन उपयोगी होगा? अशोक के शिलालेख, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नीति, मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों का वृत्तांत। मानव अधिकार का सार्वजनिक घोषणा पत्र पढ़ाएंगे। छात्र को जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित करवाने के लिए मानव अधिकार का सार्वजनिक घोषणा पत्र को पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। 148 कहते हैं निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए विद्यार्थी द्वारा द्वितीयक स्रोत के प्रयोग की ओर इशारा करता है? बताइए, निम्न में से कौन सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए विद्यार्थी द्वारा द्वितीयक स्रोत के प्रयोग? ठीक है, यहाँ पे इस वर्ड को फोकस करिए। पहला, एक सरकारी अस्पताल में भ्रमण। तो आप अगर सरकारी अस्पताल में भ्रमण करेंगे तो वो तो पहला सोर्स हो जाएगा ना, खुद से जा रहे हैं, पहला तो होगा नहीं। 1 कट करेंगे तो यहाँ पे कट हो जाएगा। एक फिल्म की समीक्षा करना, ये हो सकता है। एक स्वतंत्रता सेनानी का साक्षात्कार, बताइए क्या ये होगा? नहीं, साक्षात्कार पहला हो जाएगा। तो यानी कि तीसरा वाला भी कट। तीसरा कहाँ है? देखिए यहाँ है कट, यहाँ है कट, मिल गया आंसर नंबर 2, यानी कि दूसरा और चौथा आपका सही है। एक फिल्म की समीक्षा
और सिक्के के संग्रहालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भ्रमण करना, ये दोनों द्वितीयक स्रोत में आता है। प्राथमिक स्रोत में डायरेक्ट किसी से पूछना पता करना होता है। नंबर 149 कह रहे हैं, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के बचे हुए कपड़े के टुकड़े को इकट्ठा करके उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले और ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत करने के लिए कहती है। वह अपनी कक्षा में शिक्षण की कौन सी विधि का अनुप्रयोग कर रही है? बताइए। निरूपण, गतिविधि, प्रयोगात्मक, प्रतिदर्शन। जरूर यहाँ पे आप कंफ्यूज करेंगे। नंबर पहला, इसे निरूपण कहते हैं, आपको याद रखना होगा। अगर शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को दर्जी से अलग अलग तरह का कपड़ा लाने के लिए उन्हें अलग करने के लिए कहती है, कक्षा में शिक्षण का निरूपण विधि का ये प्रयोग हो रहा है। कौन सा? निरूपण। 150 कह रहा है, किसी टॉपिक को पढ़ाते समय इतिहास शिक्षक को एक विशेष अनुच्छेद मिलता है जो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति को नकारात्मक रूप से चित्रित कर रहा है। सवाल कह रहा है यहाँ पे, किसी टॉपिक को पढ़ाते समय इतिहास के शिक्षक को यानी कि आपको एक विशेष अनुच्छेद मिल जाता है और एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति को नकारात्मक रूप से दिखा रहा है। इतिहास के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है? पहला, छात्रों के साथ अनुच्छेद का विश्लेषण करें और संदर्भ पुस्तक में बनाई गई अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे आप, या फिर अनुच्छेद पढ़ाना जारी रखेंगे क्योंकि मुख्य पाठ्य पुस्तक में उस व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है और यह समय की बर्बादी होगी। तीसरा, छात्रों को इस बारे में अधिक बताएं कि प्रसिद्ध व्यक्ति को नकारात्मक दृष्टि से चित्रित क्यों किया गया है, या फिर छात्रों से नकारात्मक भाग को अनदेखा करने के लिए कहें क्योंकि इतिहास को नेताओं के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में पुस्तक को पढ़ाना जारी रखना चाहिए। अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले कहे थे, जब लगे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो आपको पॉजिटिव और लंबा चौड़ा आंसर की ओर जाना चाहिए। यहाँ पर नंबर 4 देख लीजिए, सबसे बड़ा आंसर है ना? समझिएगा, इतिहास के शिक्षण छात्रों से नकारात्मक भाग को अनदेखा करने के लिए कहेंगे क्योंकि इतिहास को नेताओं के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक को पढ़ाना चाहिए। सकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित भी करना आ गया, नकारात्मक को अनदेखा करने के लिए भी कहना आ गया, सभी पॉइंट यहाँ पे शामिल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखा। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे आपकी मर्जी, कुछ कहना होगा कमेंट करके आप बताइएगा। यहाँ पे अब आपको 2 थंबनेल शो कर रहा है। अभी तक आप जिस भी क्लास को नहीं देखे हैं अभी ही टच करके देखिए।